मैं हूं पारस जहां से। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया की रिहाई और उनकी बहनों की जमानत के बाद अब एक बार फिर हर तरफ डील डील और सहूलतकारी का खूब शोर उठ रहा है। कुछ लोग इस रिहाई को रिलीफ, सहूलतकारी और अपना कारनामा कह रहे हैं, तो कोई मामलात ठीक होने, मफाहमत और NRO को क्रेडिट दे रहा है। अच्छा, अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं, तो दूसरी तरफ ऐवान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत डील और NRO पे बड़ी वजाहतें देने में मसरूफ़ है। लेकिन सब ये जानते हैं कि PTI में अगर कोई लीडर है तो वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है। इस पार्टी का कोई चेहरा है तो वो बानी PTI इमरान खान हैं। कारकुनान अगर किसी के लिए बाहर निकलते हैं तो वो बानी PTI ही हैं। और सब ये भी जानते हैं कि जिसके नाम और जिसके दम से ये पार्टी है, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें वोट दिया है, जिसकी वजह से अवाम ने PTI की जो मौजूदा क़यादत है उसको असेंबलियों में भेजा है, वो अभी तक जेल में है, कैद में है, मुश्किल में है। तो भाई अगर कोई डील है तो उस शख्स के लिए क्यों नहीं है? अगर कोई सहूलतकारी है तो उसके लिए क्यों नहीं है? वैसे सहूलतकारी का कहना ना बड़ा आसान है और सहूलतकारी के इल्ज़ामात लगाना भी बहुत आसान है, लेकिन क्या ये सहूलतकारी है कि बुशरा बीबी पर कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें ज़मानत पर रिहाई मुमकिन ना हो, लेकिन फिर भी उन पर नए केसेस बनाकर पूरे 9 माह उनको जेल में रखा गया? क्या ये सहूलतकारी है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनों को सिर्फ एहतजाज के लिए बाहर निकलने पर 3 हफ्तों के लिए कैद में रखा गया? क्या ये सहूलतकारी और डील है कि जिसके लिए सारी सहूलतकारी हो रही है वो पिछले 14 माह से जेल में पड़ा हुआ है और बाहर निकलने के कोई आसार, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है? क्या ये सहूलतकारी है कि जब तमाम मुकदमात में जमानत मिल जाती है, सजा मुअत्तल हो जाती है, तो हुकूमत किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी डालकर दोबारा पकड़ लेती है? क्या ये सहूलतकारी है कि एक तोशाखाना है और उस तोशाखाना से तहाइफ लेने पर हुकूमत नैब से लेके FIA और इलेक्शन कमीशन तक कई मुकदमात बना चुकी है? वैसे क्या ये सहूलतकारी है कि जेल में कैद शख्स की पूरी पार्टी को तितर बितर तहस नहस कर दिया गया है? क्या ये सहूलतकारी है कि PTI को एहतजाज तक करने की इजाज़त नहीं? PTI जलसों की इजाज़त मांगती है और अगर उनको दी भी जाती है तो मवेशी मंडियों में दी जाती है, और शराइत और जो शेड्यूल है वो इतना सख्त कि शादी की तकरीबात ख़त्म करने के लिए भी आपको कुछ वक्त ऊपर मिल जाता है। क्या ये सहूलतकारी है कि आइनी तरमीम करने के लिए उनके मुंतखब अरकान के साथ हुकूमत ने इश्तहारियों और मफरूरों जैसा सलूक करने से भी गुरेज नहीं किया? क्या ये सहूलतकारी है कि आइन और कानून में दिए गए इंसानी हुकूक की बड़े धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत ने मुलाकातों पर भी जेल में पाबंदी लगा रखी थी? क्या ये सहूलतकारी है कि इलेक्शन में बल्ला छिनने के बाद भी आज तक उसकी पार्टी के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुए वो कबूल नहीं किए जा रहे? क्या ये सहूलतकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की तरफ से PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही हैं? क्या ये सहूलतकारी है कि उस की पार्टी का जोर और असर तोड़ने के लिए मुल्क का इंटरनेट सुस्त और जो सोशल मीडिया है उस पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं? अच्छा, वैसे अगर ये सब कुछ सहूलतकारी के साथ हो रहा है तो फिर इस सहूलतकारी पर तो सवाल बनता है ना कि सहूलतकारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI को आसानियां फराहम करने के लिए हो रही है या इस पार्टी को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने के लिए हो रही है? और फिर जहाँ तक ये सहूलतकारी की बात है तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है? खुद अदलिया पर भी मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर लगाती है। अब ज़रा जो साबिक चीफ जस्टिस है काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो इस बात से बहरहाल आपको पता है कि इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका अहद सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ा तरीन नहीं तो कम अज़ कम मुतनाज़ा दौर ज़रूर था। काजी फ़ायज़ ईसा चले गए, वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से गए बल्कि इस मुल्क से भी चले गए। अब वो चले तो गए हैं लेकिन अपने पीछे कई कहानियाँ छोड़ गए हैं। वो ऐसे चीफ जस्टिस थे कि जिनके आने से पहले ही मुस्लिम लीग नून खुश थी कि उनके लिए नून लीग के लिए बहार का मौसम आएगा उनके ज़रिए। वो ऐसे चीफ जस्टिस थे कि जिनकी तैनाती हुकूमत ने 2 माह पहले ही कर दी थी, इसीलिए उन पे मुस्लिम लीग नून और इस हुकूमत के हक में इंसाफ का तराजू झुकाए रखने का इल्ज़ाम है। उन्होंने वो काम कर दिए जो शायद इतनी आसानी से मुमकिन ही नहीं थे। वो ऐसे काजी थे जिन्होंने मुल्क में इलेक्शन कराने का क्रेडिट तो लिया लेकिन साथ ही एक मकबूल सियासी जमात को इंतखाबी निशान से भी महरूम कर दिया। वो ऐसे काजी थे जिन्होंने नैब के दांत तोड़ने वाली तरमीम के हक में फैसला देकर मुल्क से एहतसाब का जनाजा ही निकाल दिया। वो ऐसे काजी थे जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग का क्रेडिट तो लिया लेकिन इसी अदालत में इमरान खान को लाइव दिखाने से रोक दिया गया।
وہ ایسے قاضی تھے جنہوں نے بھٹو کو انصاف دینے کا کریڈٹ تو لیا لیکن ان پر بھی بینچ فکسنگ کے الزامات لگنے لگے. وہ ایسے قاضی تھے جن کے دور میں ایک سیاسی پارٹی کے حقوق پامال ہوتے رہے لیکن وہ خاموش رہے. وہ ایسے قاضی تھے جن کے دور میں صحافیوں پر مقدمات بنتے رہے لیکن وہ خاموش رہے. وہ ایسے قاضی تھے کہ پی ٹی آئی ان کو اپنے مقدمات نہ سننے کا کہتی رہی کہ آپ نہ سنیں لیکن وہ ان کے تمام مقدمات سنتے رہے. وہ ایسے قاضی تھے کہ حکومت ان کو سہولت کار سمجھ کر ہمیشہ ہی عہدے پر رکھنا چاہتی تھی. اور وہ ایسے قاضی تھے کہ جن کے لیے حکومت الگ سے عدالت بنانا چاہتی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت کا لکھا پھر کچھ اور ہی تھا. تو پھر قاضی صاحب کو جانا پڑا اور پھر وہ نہ صرف سپریم کورٹ سے گئے بلکہ اس ملک کی اشرافیہ کی روایات کے عین مطابق عہدے سے اترنے کے بعد اگلے ہی دن جہاز پر سوار ہو کے لندن چلے گئے. اب دوسری طرف حکومت تو مطمئن ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو قلعہ ہے وہ اس حکومت نے فتح کر لیا ہے. لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو وقتی کامیابی تو ملی ہے لیکن پکچر ابھی باقی ہے کیونکہ سب اچھا نہیں ہے اور عدلیہ کی طرف سے ریاکشن آنے کا بھی تو امکان ہے نا. تو پھر گیم آن ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کی بھی گیم آن رہے گی انشاءاللہ. آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.